क्विज का इंस्ट्रक्शन थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। 9 AM पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपको लिंक जाएगा, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करना रहेगा आपको। क्लिक करने के साथ ही आपको एक पेज पर ले जाएगा, ठीक है। उस पर जाकर फिर से क्लिक करना होगा। फिर आपको ये लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन किस चीज से करना है? जीमेल से करना होगा। जीमेल से लॉगिन करने के साथ ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्क्रीन आएगा कुछ। यहां पर आपको टाइमर चलते हैं और यहां आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन में दिया हूं, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इन 12 क्वेश्चन को सब कुछ देने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना होगा। सबमिट जब आप करिएगा तो जो जीमेल आईडी आप यहां इंटर किए थे उसी जीमेल के इनबॉक्स में एक आपको ईमेल चला जाएगा। इस ईमेल में आपने जो टेस्ट दिया है, इस ईमेल में आपने जो टेस्ट दिया है उसमें किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने दिया हुआ है
वो लिखा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा उसमें एक ऐसा बना रहेगा सी योर मार्क्स। उसी समय आपका कॉपी भी चेक, जैसे ही आप सबमिट किए उसी समय आपका कॉपी भी चेक हो चुका रहेगा, ठीक है। सी योर मार्क्स, जब इसको क्लिक करिएगा तो इसमें आपको दिखाएगा कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है और आपका सही है कि गलत है, यह भी उसमें बताया जाएगा। और सही आंसर क्या है वो भी उसमें बताया जाएगा। आपको रिजल्ट जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका कॉपी तुरंत चेक हो जाता है और उसी समय आपका रिजल्ट भी तैयार हो जाता है। क्विज में केवल आईपैक नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? सब लोग 9 AM पर रेडी रहेंगे। 9 AM पर रेडी कर रहेंगे। 9 AM पर मैं आपको जारी करूंगा और उसी लिंक से आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल पर दिया जा सकता है, ये टेस्ट लैपटॉप डेस्कटॉप पर दिया जा सकता है, ये टेस्ट आईफोन जिनके पास होता है उस पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, हर क्वेश्चन पर लगभग आपको 2 से 2.5 मिनट दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन पर 2 से 2.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बढ़ा दिया आगे। कल का क्विज अगर सक्सेसफुल रहा तो आगे आने वाले टेस्ट भी आपको ऑनलाइन किए जाएंगे, ठीक है। राइट, चलिए सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? अरे क्वेश्चन का लेवल जैसा पढ़े हो वैसा लेवल, सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट रहेंगे, ठीक है। एक बात, क्या एक आसिफ का क्वेश्चन है, सर क्या फर्स्ट बार में गलत टिक हो जाए तो उसे कट कर नहीं लिखना है ना? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है आसिफ का कि अगर आपको कोई एक टिक किए, पहले मान लीजिए कि कोई आंसर है पहले अगर कोई बनाते बनाते हम क्वेश्चन को बनाए और आंसर मान लो मुझे बी आ गया और मैं बी जैसे ही टिक किया फिर मैं अगला क्वेश्चन बनाने चला गया, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि अरे बी तो गलत है, इसका तो आंसर सी होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन खुले हुए रहेंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक चॉइस रहेगा कि इस आंसर को आप बदल सकते हैं, इसको क्लिक करिएगा ये हट जाएगा, या सिंपली जिस चॉइस पर आप चले जाइएगा वो चॉइस आपको फिर से नया सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगली बार आप सी को करिएगा बी आपको आंसर से हट जाएगा और सी आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आसिफ का मैं जवाब दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन है शाकिब का। टाइमर हम ही लोग को सेट करना है? नो, टाइमर आप लोग को सेट नहीं करना, ठीक है। जिस समय आप व्हाट्सएप में से, सुन लीजिए, व्हाट्सएप के लिंक को जिस समय आप क्लिक किए, ठीक है, आपको अगला पेज जैसे ही खुलेगा उसको क्लिक करिएगा। जैसे ही ये क्लिक हुआ टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, टाइमर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। शाकिब, टाइमर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप कोई चॉइस क्वेश्चन बनाइए या ना बनाइए, 30 मिनट में आपको सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शाकिब, सर क्या बता रहे हैं, मैं अभी ज्वाइन किया हूं। एक बार फिर से, और थोड़ी देर बाद विष्णुकांत, थोड़ी देर बाद कोई ज्वाइन करेगा तो मैं फिर से बताऊंगा, और थोड़ी देर बाद कोई ज्वाइन करेगा तो मैं फिर से बताऊंगा। आज का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा। पीयूष, सर अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्किप करके देखो बेटा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में एक बार में खुल जाएंगे। आपको जिस क्वेश्चन को मन है जब बनाइए, जब मन है आंसर चेंज करिए, सारे ऑप्शंस आपको खुले हुए हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन को जब मन होगा बना लीजिएगा, जिस क्वेश्चन को जब मन होगा सुधार दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर अनअटेम्प्टेड भी रह गया तब भी आपको सबमिट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है टिक करना, ठीक है। बाई चांस अगर आपको लेट हो गया तो टेस्ट आपका नहीं होगा। आसिफ, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? यस, सबमिट, शिवम का क्वेश्चन है, सबमिट करने के बाद जो ईमेल आएगा उस पर क्वेश्चन भी रहेगा। हाँ, सारे क्वेश्चन आपको फिर से रहेंगे, और आपने क्या बनाया है वो भी उसमें रहेगा, ठीक है। और मैं शाम को आपको सारा रिजल्ट दे दूंगा, कौन फर्स्ट किया है कौन सेकंड किया है। बढ़े? और कोई कंफ्यूजन है? बढ़े? अरे कुछ करके देखो तब। हाँ, जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी रहेगा ईमेल में, ठीक है। सी और मार्क्स वाला लिंक जो था उसमें रहेगा, सी और मार्क्स वाला जो लिंक है उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और आपने कौन टिक किया है, जो टॉप करेगा उसको ना मूवी मिलेगा, व्हाट्सएप पर मूवी मिलेगा। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? पढ़ाई शुरू किया जाए। पढ़ाई अब शुरू किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग सॉलिड स्टेट सीख रहे हैं। इसमें पूछा गया है साइज ऑफ क्रिस्टल। एक बार और सीखिए, ठीक है। साइज ऑफ क्रिस्टल, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस हो
और इसको रैपिडली चिलिंग किया जाए, ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। सॉलिडिफाई होना ही आपको शुरू हो जाता है और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर इसका रेट ज्यादा होगा, अगर रेट ऑफ चिलिंग ज्यादा होगा, तेजी से अगर ठंडा करोगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने का पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा, तब तक वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। और ऐसे केस में बड़े बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो पाता है, छोटा छोटा टुकड़ा आपको बनेगा। लेकिन जब हम लोग चिलिंग का प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो करते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में जो टाइम होता है, ठीक है, जो पार्टिकल को सेटल करने के लिए चाहिए वो काफी ज्यादा मिल जाता है और हर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा करके बैठ जाता है, जहां पर उस पर नो नेट फोर्स लगते रहता है। और ऐसे केस में दूर दूर तक सेम पैटर्न पे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और बड़े बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे केस में क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन आपको होता है, ठीक है। तो यही आपको रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से साइज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या फर्क पता है, इस चीज को हम यहाँ सीखते हैं, ठीक है। बढ़ा जाएगा। तो हम लोग बेसिक डिफिनेशन वगैरह सीख रहे थे, जो थोड़ा सा और बाकी रह गया है। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बोर्ड वगैरह को भी मैं ध्यान में रखता हूं, खास करके क्लास 12 का जब टॉपिक पढ़ाता हूं तो एक एक चीज मैं ऐसा बनाकर लिखवाता हूं कि आने वाले क्वेश्चन का जवाब भी आपके नोट कॉपी में पहले से तैयार रहता है। उस तरह से मैं घुमा घुमा के लिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको चार तरह के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको चार तरह के होते हैं। एक आयोनिक क्रिस्टल, एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, एक कोवैलेंट क्रिस्टल और एक मेटालिक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल सिस्टम आपको चार तरह के होते हैं। एक आयोनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा मॉलिक्यूलर और चौथा मेटालिक। चलिए नोट किया जाए, इनको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल सबसे पहले लिखिए आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल कैसे बनता है? दिस इज formed by
three-dimensional arrangement of cations and anions held together by electrostatic force of attraction. Held together by electrostatic force of attraction. कोई कंफ्यूजन? और अनायन को जब थ्री डायमेंशनली अरेंज किया जाता है, जिसमें कटायन और अनायन ये सारे एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हो, तो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है, इनको हम आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, cesium chloride crystal, zinc sulfide crystal, etc. ऐसे क्रिस्टल क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टल आपको हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ऐसे क्रिस्टल आपको आयोनिक कंपाउंड में हो गए। आयोनिक कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज यहां लगा दीजिए। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इसके साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी लिख दीजिए। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, but can conduct electricity in molten form. Can conduct electricity in molten form. Exactly वही सब है जो आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में आप सीखे थे। कुछ भी यहाँ बदला नहीं गया, ठीक है, कुछ भी इसमें बदला नहीं गया। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट इसमें होता है। दिखा आपको वो जो मैं दिखाया वो 2 डायमेंशनल है, क्यों? यही चीज आपको 3 डायमेंशनली सोचना होगा। ठीक है, बढ़े। सेकंड है आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड क्या है आपको? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं, आयोनिक बॉन्ड से भी नहीं। किससे बंधे होते हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से बंधे होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बंधे होते हैं। ठीक है, इन सब फोर्सेस से ये बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। Molecular solid contains discrete molecules. इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे समझिए कि ये अगर क्रिस्टल है, ठीक है, और व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम सोच रहे हैं, एक P4 मॉलिक्यूल यहाँ होगा, दूसरा P4 मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तीसरा P4 यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, कुछ ऐसा होगा। एग्जैक्टली नहीं ऐसा होता, कुछ ऐसा होता। समझ गए? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं। कंटेन्स डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। इट कंटेन्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं, ना कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा, ना ही आयनिक बॉन्डिंग होगा। तो इसमें नोट कर लेते हैं, molecules are not connected through ionic bond or covalent bond. Rather, they are connected through weak van der Waals forces of attraction, hydrogen bonding, etc. बल्कि वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी तीन तरह के होते हैं। इसमें समझने की जरूरत है नहीं, सब तो समझ में आ ही गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी तीन तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
तीन तरह का, एक नॉन पोलर, एक नॉन पोलर, दूसरा पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड नॉन पोलर कैसा होता है? atoms of molecules are connected through dispersion forces or London forces. For example, neon, argon, krypton, neon, krypton, argon, bromine, carbon tetrachloride, methane, etc. नोट करिए, ये सब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को इतना पढ़ा हुआ है कि देखने के साथ ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। पोलर made up of polar molecules like SO2, HBr, etc. अब कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं? थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, held together through dipole dipole attraction, held together by dipole dipole attraction.
बने पोलर वाला फेस। देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए SO2 एस HBr। आपको पोलरिटी पढ़ा हुआ है या पार्शियल नेगेटिव होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट। यहां पर भी है ना, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और इसका म्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल से इंटरेक्टेड होता है, ठीक है। इसी तरह से HBr का आदित्य ठीक है। एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग made up of molecules which can form hydrogen bonding. For example, HF, H2O, NH3, etc. कैसे बंधे रहते हैं? Held through hydrogen bonding. Molecules are held through hydrogen bonding. प्रभात सिंह लंदन फोर्स केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है। डिस्पर्सन फोर्स होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल का इंट्रैक्शन जो होता है उसको लंदन फोर्स कहते हैं, ठीक है। शाकिब चलिए, यस अब आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में डाइपोल का डायरेक्शन अलग होता है। पीयूष यस H2O पोलर में भी आएगा, H2O पोलर में भी आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में भी आएगा, ठीक है। H2O पोलर वाले में भी आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में भी आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कहिए कि किसी का वो डाउटर क्लास, बी का ही वो डाउटर क्लास। पीयूष जुनेद बाबू जुनेद, यहां पर जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है इसका हम बहस करते हैं। और ये जब बहस करिएगा तो केवल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही कंसीडर होगा। सुने, जब आप इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स को स्टडी करते हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विदिन मॉलिक्यूल बनता है, मतलब उस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। जुनेद जुनेद
आगे बढ़ा गए। अब हम लोग को आ गया कोवैलेंट ऑफ नेटवर्क सॉलिड। जैसे जैसे सॉलिड स्टेट में अंदर इंटर करिएगा बहुत अच्छा अच्छा चीज आते चला जाएगा। मिटाते हैं। देखिए थर्ड कोवैलेंट ऑफ नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट ऑफ नेटवर्क सॉलिड। आपको याद है डायमंड का स्ट्रक्चर? या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर? है ना? इसमें एक चीज आप देखिए, इसमें एक चीज आप देखिए कि किस तरीके से एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है? ये पहले भी पढ़ा हुआ है। मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा देता हूँ जो सॉलिड स्टेट में इन्होंने बना कर दिए। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है एनसीईआरटी। एक ग्रेफाइट का है और एक डायमंड का है। इसमें आप देख सकते हैं कि एटम एक दूसरे से, न्यूट्रल एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स connected through covalent bond. Made up of neutral atoms connected through covalent bonds. Covalent bonds. ठीक है?
और ऐसा करके दे फॉर्म ऑफ जाइंट स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ऑफ जायंट, जायंट काफी बड़ा तो जायंट, जायंट स्ट्रक्चर। हम लोग पहले से पढ़े हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और इसीलिए उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कोवैलेंट bond is directional and hence two-dimensional or three-dimensional structure of the crystal is formed। इसीलिए क्रिस्टल का 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। यस, ग्रेफाइट में वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होता है। ठीक है, लेयर्स एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होती है। सही बात, शुभम कुमार। melting point due to network structure, बहुत सारे आपस में कनेक्टेड है, इसके कारण कनेक्शन ज्यादा होने के कारण ये आपको क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। शुभम, नॉन पोलर में क्राइटेरिया होता है कि वहां मॉलिक्यूल होना चाहिए, ग्रेफाइट का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। ठीक है, ऑल्दो weak van der Waals forces is present in the graphite, but this cannot be taken into the non-polar crystal system, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल होना चाहिए, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ग्रेफाइट के अंदर में कहीं पर भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता है। शुभम, से जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ orbitals except of s orbital, all the other orbitals are have directional properties px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square। ठीक है, सभी में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है और जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखने वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसमें भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रहता है। सी सिंह जी, समझ में आया? प्रभात,
कोवैलेंट स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स जो बोर्ड में भी यूज हो जाता है और कंपटीशन में भी यूज होता है, इसको थोड़ा सीखा जाए। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसका डायमंड है, ग्रेफाइट है, एक्साइज, ठीक है। क्या करते हैं इसको? सिलिकॉन कार्बाइड करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं। एन है, बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको। क्वार्ट्ज है, इसका स्ट्रक्चर में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। अल्युमिनियम नाइट्राइड है, डाई क्रिस्टल होता है, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड की तरह ही अल्युमिनियम नाइट्राइड भी क्रिस्टल होता है, ठीक है। काफी अब आ गए मेटालिक सॉलिड्स। याद है आपको, मैं आपको स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट वाला इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको मेटालिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था। थोड़ा रिकॉल करिए तो दिमाग में। केमिकल बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा सिखाया था कि मेटालिक एटम्स होते हैं, मेटालिक एटम्स होते हैं वो दो चीजों से बना होता है। एक outermost electrons, outermost electrons which are loosely held by the nucleus। तो outermost electron को बाहर अगर छोड़ दीजिए, जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सबके outermost इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में स्विमिंग पूल बनाते हैं, और outermost इलेक्ट्रॉन के अलावे जो एटम में बच जाता है उनको हम लोग कर्नेल करते हैं। क्या करते हैं? उसको कर्नेल करते हैं। और कर्नेल जो होता है वो कटायन की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका स्विमिंग पूल बनता है, और उसमें नहाता कौन है? कर्नेल, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग किसको कहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the negatively charged pool of electrons with the positively charged kernels, है ना। ये सब चीज हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहां पर भी लिख लिया जाए ब्रीफली ताकि इनकम्प्लीट ना रहे। कहिएगा कि छोड़ दीजिए सर तो फिर ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, लिखने में 2-4 मिनट लगता है तो कंप्लीट हो जाता है।
देखिए कर्नेल ऐसा होता है बेटा, इसे मान लीजिए कि सोडियम एटम, ठीक है, तो सोडियम एटम को बनाइए न्यूक्लियस से, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 होता है। फिर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए तो बनेगा क्या? Na+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में जितने भी सोडियम एटम होते हैं उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये आपको बनाते हैं पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, स्विमिंग पूल इनका बनता है। और बाकी जो इतना बच गया, ये तो बाहर चला गया, बाकी जो इतना बच गया इसको कहते हैं कर्नेल। क्या कहते हैं इसको? कर्नेल कहते हैं। सृष्टि क्या कहते हैं इसको? कर्नेल कहते हैं। यस, विष्णुकांत पांडे, मोबाइल मीन्स मूवेबल इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया सृष्टि? इनका स्विमिंग पूल बनेगा, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का। और ये लोग जो कर्नेल है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये लोग स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं। समझे? तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायंस। तो यहाँ कटायन मत लिखिएगा, कर्नेल्स लिखा जाता है। क्या लिखिएगा? कर्नेल्स। आदित्य, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है सर, फिर क्यों ग्रेफाइट को कोवैलेंट सॉलिड में रखा गया? क्योंकि सॉफ्ट होना एक क्राइटेरिया। सॉफ्ट ग्रेफाइट तो इसलिए हुआ क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वॉन टू वाल फोर्स से कनेक्टेड होता है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है। लेकिन वो कोवैलेंट सॉलिड में इसलिए रखा गया क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर में न्यूट्रल एटम्स नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसको नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड में रखा गया। डेफिनेशन पर जाइए आदित्य, प्रॉपर्टी पर मत जाइए आदित्य। साकिब, मोबाइल इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है ना? हाँ बेटा, लूजली हेल्ड होता है, इसीलिए तो बाहर निकल जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से लगभग फ्री होकर के काम करते रहता है। कौन सा फिगर? कौन सा फिगर? ये फिगर, ये फिगर ये है। पहले लाल वाला देखिएगा, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1। 2, 8, 1। जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होने की वजह से वो थोड़ा मोबाइल नेचर का होता है, थोड़ा ढीला ढाला होता है। और यही ढीला ढाला इलेक्ट्रॉन इस कर्नेल को छोड़कर, बाकी अपने परिवार के लोगों को छोड़कर थोड़ा बाहर घूमने निकल जाता है। और ऐसे ऐसे सभी एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और वो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। नीलू, 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 विष्णुकांत पांडे। 2-3 मिनट से लिख लेंगे, लिखवा दीजिए। अरे मैं तुम्हें कहा नहीं लिखवा रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं, एक एक चीज लिखवाऊंगा। पहले मैं समझाता हूं फिर मैं लिखाता हूं। विष्णुकांत पांडे, ठीक है? मेरा आदत है वो, लिखवाने के समय लिखवाते हैं केवल और समझाने के समय समझाते हैं। चलिए मेटालिक सॉलिड्स को लिखा जाए।
मैं समझता हूं समझ तो आप लिए हैं, बोल करके लिख लीजिए ना इसका, ठीक है, थोड़ा सा है, बोल करके लिख लीजिए। मेटालिक सॉलिड्स एक एक पॉइंट दीजिएगा। कंटेन्स मेटल आयंस, contains metal ions and free mobile electrons, contains metal ions and free mobile electrons and free mobile electrons. Next, next. Ions are held together. Ions are held together by the pool of electrons. Ions are held together by the pool of electrons through metallic bonding. 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 Next. Metallic bonding. लिखिए लास्ट. These mobile electrons these mobile electrons these mobile electrons ब्रैकेट में लिखिए outermost electron in the atom, ब्रैकेट में लिखिए outermost electron in the atom, outermost electrons in the atom, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, are responsible for responsible for metallic luster, LUSTURI, मेटालिक लस्टर, मेटल चमकता है ना, उसको मेटालिक लस्टर कहा जाता है, कॉमा conduction of electricity, conduction of electricity, conduction of electricity and heat they are, next point, they are malleable, malleable का मतलब होता है, पढ़े होंगे 9th में, they are malleable and ductile, they are malleable
and ductile. They are malleable and ductile. They are malleable and ductile. हाँ, %20 आपका कोर्स सॉलिड स्टेट का हो गया। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट पॉइंट वगैरह नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए तो, क्या सीखे नहीं सीखे। चलिए क्वेश्चन करिए। Classify as ionic, metallic, molecular, or amorphous. P for protein,
9 में रुबिडियम लिखा हुआ। आज का थ्योरी यही कंप्लीट हुआ। डिस्कशन अब हम लोग उठाएंगे। जितना इस चैप्टर में बोरियत वाला चीज था सब पार हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में जितना भी बोरियत वाला पार्ट था सब पार हो गया और 20 to 25% अभी कोर्स खत्म हो गया। 20% पढ़ लीजिए। ये चैप्टर नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर नेक्स्ट वीक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सैटरडे तक सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और फिजिकल का पढ़ा देंगे। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक और चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, 5 चैप्टर 12 में है, 2 चैप्टर हो चुका रहेगा तो दिन थोड़ा हिम्मत रहेगा ना हम लोग को, फिर ऑर्गेनिक पढ़ते रहेंगे थोड़ा निश्चिंत होकर। मैं ऐसा सोचा हूं। अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मदद मिल जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फायदा हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से कोई फायदा अभी नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ रेडॉक्स हम नहीं पढ़ेंगे, इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स या डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ने से हमें आगे फायदा मिलेगा। चलिए, क्लासिफिकेशन कर लिए आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स भी आपको पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। पहले 12 वाला पार्ट थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। चलिए थोड़ा मिलान कर लिया जाए। ये आपको मॉलिक्यूलर होगा, चूंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, ये आयन से इसलिए आयोनिक में आएगा। ये सिलिकॉन कार्बाइड ये कोवैलेंट में आएगा। ये I2 मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर में आएगा। ये मॉलिक्यूलर में आएगा। प्लास्टिक आम ऑफिस में आएगा। ग्रेफाइट कोवैलेंट में आएगा। ब्रास मेटालिक में आएगा। रुबिडियम मेटालिक में आएगा। आयोनिक में आएगा। सिलिकॉन ये डायमंड की तरह होता है इसलिए नेटवर्क और कोवैलेंट में आएगा। बोलिए, किसी में डाउट हो? किसी में डाउट है? ब्रास ब्रास कैसे बनता है? ब्रास का मतलब होता है पीतल। पीतल कैसे बनता है? तो पीतल आपको कुछ मेटल्स को मिलाने से बनता है। तो केवल जब मेटल को ही बनाइएगा, मिलाइएगा, और वो सारे मेटल्स न्यूट्रल एटम होते हैं तो इससे जो क्रिस्टल बनेगा वो आपको क्या होगा? मेटालिक क्रिस्टल होगा। यस, इट इज अलॉय।
निशा, निशा, ammonium phosphate. Ammonium phosphate is formed by ammonium ion, which is a cation, and phosphate ion, which is an anion. Obviously, it is ionic crystal. निशा, निशा, चलिए क्वेश्चन उठाया जाए जहां पर हम लोग छोड़े थे डिस्कशन। जुनैद, एक्टिव हो जाइए, कहां से शुरू करना है? वन 166, पूछा गया है कि इसमें करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, जिसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। देखिए ये बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है और इसलिए दिक्कत बहुत लोग को हुआ होगा। कोशिश करता हूं समझाने की क्या होगा इसमें। सबसे पहले ये देखिए कि कभी भी फेनॉल होता है ऑब्वियसली कार्बोजेनिक एसिड चेक करना, कहीं भी कार्बोजेनिक एसिड होता है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा है तो ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब रहा कार्बोजेनिक के ऑर्थो पर यहां भी कार्बोजेनिक के ऑर्थो पर यहां तो है लेकिन यहां नहीं, कार्बोजेनिक के ऑर्थो पर यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो कहां दिख रहा है? यहाँ, यहाँ भी और यहाँ। इसका नाम क्या दिया है? ई है, ऐसे नाम दिया ई है। तब तो ऐसे ही क्लियर हो। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट दोनों साइड से, यहाँ केवल एक साइड से और यहाँ किसी भी साइड से नहीं। तो पी क्यू आर देखिए तो क्यू एंड आर, अब तो हो गया, सबका जवाब मैं दे दिया। इस केस में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, जबकि इस केस में इसके इस साइड ऑर्थो इफेक्ट है, उस साइड नहीं। शुभम, पीयूष, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। 193
193. Again, a very good question. Identify the compound which contain most acidic hydrogen. इसको डायग्राम बनाकर मुझे समझाना. Again, a very good question. देखिए CH, PH, TH and PH. CH और एक और है. चारों जगह फिनाइल अगर रहेगा तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? शुभम. ठीक है, चलिए देखा जाए. इस हाइड्रोजन को निकालिएगा कि रेजोनेंस यहां जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा. ये ठीक ठाक एसिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. यहां हाइड्रोजन को निकालिएगा तो कहीं नहीं रेजोनेंस जाएगा. इससे अच्छा तो ये एसिड था जहां रेजोनेंस तो जा रहा था. यहां भी हाइड्रोजन निकालिएगा तो कहीं नहीं रेजोनेंस जाएगा, कहीं नहीं रेजोनेंस जाएगा. यानी यहां भी कोई फायदा नहीं हुआ. यहां देखिए क्या दिक्कत है. यहां ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है. अब बांध करके रख दिया गया तो ये मैंडेटरी है यार कि ये और ये और ये तीनों को बांध दीजिएगा ऐसे रस्सी से. ये तीनों बोर्ड के प्लेन में हो. मजबूरन जब ये बोर्ड के प्लेन में होगा, बोर्ड के प्लेन में होगा तो इसको कार्बन के तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये और ये सेम प्लेन में होना चाहिए. साथ साथ में ये हाइड्रोजन भी यहां है. एक चीज सोचिए आप कि ये कार्बन अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के नाते इस कार्बन पर टेट्राहेड्रल आइडियली होना चाहिए. आइडियली इसको क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए. लेकिन ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट इट इज प्लानर. बताइए तो, जिनको ऐसे रहने के लिए बनाया गया इनको जबरदस्ती एक प्लेन में कर दीजिएगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा कि नहीं होगा? उसमें ऐसे जबरदस्ती बने रहने की टेंडेंसी नहीं होगी. वो कोशिश करेगा, रास्ता खोजेगा कि कहीं से मुझे रास्ता मिलेगा, मैं प्लानर से टेट्राहेड्रल हो जाऊंगा. और इसको मौका मिलता है.
जब ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाता है तो अब ये यहां भी रेजोनेंस जा सकता है, यहां भी रेजोनेंस जा सकता है और यहां भी रेजोनेंस जा सकता है। तीनों साइड वो रेजोनेंस आपको जा सकता है। तो जब तीनों साइड रेजोनेंस जाएगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तीनों रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा और प्लानर तो ये पहले से ही था और लोन पेयर जब कंप्लीटली तीनों जगह डिलोकलाइज हो जाएगा तो ये खुद sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा और वैसा ये चाह रहा था, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी को मिलेगा। यहां तो केवल रेजोनेंस का फायदा होगा और यहाँ रेजोनेंस के साथ साथ जो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट था उससे भी राहत मिल गया, दोनों तरह का फायदा हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडी ये वाला होगा। क्लियर क्लियर। आज मैं आपको डिस्कशन यही पर रोकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कल भी आपको एक डिस्कशन क्लास अरेंज करूं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, इसका इंफॉर्मेशन कल मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आज यहां पर रोकते हैं। थैंक यू शीट बनाते नहीं है।